नमस्कार बच्चों, सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा चल रहा था परासरण, और परासरण की हमने एग्जाम्पल कर लिए थे। उसमें अपन ने किशमिश है, मटर है, चने हैं, उनको पानी में यदि रखा जाएगा तो फूल जाते हैं। वो ऐसे अंगूर हैं, उनको पानी में रखते हैं तो फूल जाएंगे, और यदि शर्करा के गाढ़े गाढ़े घोल में यानी सांद्र विलयन में रख दिया जाए तो फिर वो क्या हो जाएंगे, आपके संकुचित हो जाएंगे, पिचक जाएंगे। एक लिया था हमने कि आरबीसी को 0.9% डब्ल्यू बटे बी से अधिक, मतलब 0.9% डब्ल्यू बटे बी NaCl से अधिक वाले विलयन में डालोगे तो कैसी होगी वो। अरे बाहर सांद्रता कम, एक सेकंड में देखो, दोबारा देखो, एक सेकंड में इसको समझाता हूँ देखो। हाँ जी, ऐसे देखो, सुनो। अपन ने क्या कहा कि आरबीसी जो है ना, ये आरबीसी है, इसके अंदर जो द्रव है उसकी सांद्रता कितनी है, 0.9% डब्ल्यू बटे बी NaCl के बराबर। यानी NaCl का ऐसा सॉल्यूशन बनाया जाए जिसकी सांद्रता कितनी है, 0.9%। कैसी, वेट अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में। अब यदि इसको अपन ने क्या किया, इतने ही सॉल्यूशन में डालेंगे, ऐसा ही दूसरा सॉल्यूशन लिया, 0.9% डब्ल्यू बटे बी NaCl जैसा ही, कि उसकी कंसंट्रेशन भी इतनी है। अगर उसमें डालोगे अब तो फिर क्या होगा, कोई परासरण नहीं होगा। क्यों, बाहर अंदर दोनों तरफ सांद्रता समान हो जाएगी, इसलिए कोई परासरण नहीं होगा। और यदि इसको कम वाले में डालें, कम वाले में लेसर देन 0.9% डब्ल्यू बटे बी NaCl से कम सांद्रता वाले में डालें तो फिर क्या होगा, अरे बाहर सांद्रता कम अंदर ज्यादा, तो क्या होगा, कम से ज्यादा की तरफ होता है विलायक के अणुओं का प्रवाह परासरण के अंदर, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो क्या होगा, आरबीसी फूल जाएगी, और ज्यादा परासरण यदि हो गया तो आरबीसी फट भी सकती है भाई, आरबीसी फट भी सकती है। और तीसरा केस था, अगर ज्यादा वाले में डाल दिया जाए, यानी अब की बार बाहर सांद्रता कम कर दी, जिस सॉल्यूशन में डाल रहे हो उसकी सांद्रता ज्यादा है, आरबीसी के अंदर जो द्रव है उसकी सांद्रता कम है, फिर क्या होगा, अंदर कम बाहर ज्यादा, कम से ज्यादा, यानी आरबीसी से बाहर आ जाएगा सारा द्रव वगैरह है वो, तो इसका मतलब आरबीसी क्या होगी, संकुचित हो जाएगी। या बाहर की तरफ आ रहा बाह्य परासरण, यहाँ अंदर जा रहा है अंत्य परासरण, यहाँ कोई परासरण नहीं। तो एक सवाल में ये लिख दूं, पीछे अपन ने लिखा नहीं था ये, देखिए क्या क्या सवाल होगा कि जब आरबीसी को 0.9% डब्ल्यू बटे बी NaCl की विलयन में डाला जाए, के विलयन में डाला जाए, के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, परासरण ही नहीं होगा। के विलयन में डाला जाए, डाला जाए तो क्या होगा, क्या होगा, देखिए सुनिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यानी परासरण ही नहीं होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे अपन, क्यों समान सांद्रता वाले विलयन में डाल दिया, तो आंसर क्या होगा इसका, परासरण नहीं होगा, परासरण नहीं होगा। अतः आरबीसी जैसी है, आरबीसी जैसी है आरबीसी जैसी है जैसी है वैसी ही रहेगी, वैसी ही रहेगी, कि आरबीसी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा।
तो ये तो हो गए क्वेश्चन आपके। अब देखिए अगली हेडिंग क्या है अपनी, जो अपनी मेन हेडिंग थी वो है परासरण दाब। क्या है? परासरण दाब। देखिए तो अपनी जो मेन हेडिंग चल रही है वो क्या है आपके, परासरण दाब, यानी चौथा जो अनुसंख्यक गुणधर्म है। अब चूंकि परासरण दाब को पढ़ने से पहले हमको परासरण को पढ़ना क्या है, जरूरी क्यों, यहां से परासरण से सवाल आ जाते हैं। आया भी है पहले सवाल, कच्चा आम वाला जो लिखा था मैंने कि कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रख दिया जाए तो क्या होगा, तो कच्चा आम संकुचित हो जाएगा। किसकी वजह से? अरे बाह्य परासरण की वजह से। अब हमारी हेडिंग क्या है, परासरण दाब। क्या है बच्चों? परासरण दाब। क्या हेडिंग है हमारी? परासरण दाब। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। परासरण दाब। अब देखो परासरण दाब क्या है, सुनिए। तो परासरण दाब ये था, हमने परासरण पढ़ा था कल, ये हमने क्या लगा दी, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और एक तरफ अपन ने कम सांद्र विलयन को डाला, एक तरफ ज्यादा सांद्र विलयन को डाला, तो क्या हुआ, परासरण की वजह से अरे इधर तो लेवल घटेगा और इधर लेवल बढ़ेगा। अब जिधर लेवल बढ़ा है उस तरफ हम क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे बाहर से। क्या लगाएंगे? प्रेशर। अब देखो जनरली एक ही टाइम प्रेशर तो लग ही रहा है, पर हम क्या करेंगे, एक ही टाइम प्रेशर पर तो ये प्रोसेस हो ही रही है सामान्य दाब पर। तो हम क्या करेंगे कि जिस तरफ क्या हुआ है, विलायक के अणु गए हैं, उस तरफ वाले सॉल्यूशन पर क्या लगाना है अपन को, यानी अधिक सांद्र विलयन पर क्या लगाना है आपको, प्रेशर लगाना। कहां से? बाहर से। और कितना प्रेशर लगाना है कि जितने विलायक के अणु इधर गए थे वो वापस आ जाए, और विलायक के अणु जो इधर जा रहे हैं उनका जाना रुक जाए। क्या कहा मैंने कि बाहर से इतना प्रेशर लगाते हैं कि विलायक के अणु जो कम सांद्र विलयन से ज्यादा सांद्र विलयन की तरफ किससे, अर्धपारगम झिल्ली से होकर जा रहे हैं, उनका जाना तो रुक जाए। और दूसरा, जितने गए थे उतने वापस से है ना उसी तरफ आ जाए। अरे जितने गए थे ना कम सांद्र विलयन से, उतने वापस कम सांद्र विलयन में आ जाए। यानी पहले लेवल क्या था, बराबर, फिर परासरण की वजह से क्या हुआ, एक तरफ बढ़ा एक तरफ घटा। अब इधर से अपन ने क्या किया, प्रेशर लगाया, इतना प्रेशर लगाया कि विलायक के अणु इधर जो जा रहे हैं वो तो रुक जाए, और जितने गए थे वो वापस से इधर आ जाए, यानी वापस से तल में क्या हो जाए, साम्य स्थापित। तो ये दाब क्या कहलाएगा, आपके परासरण दाब। तो परासरण दाब की डेफिनेशन क्या होगी कि परासरण दाब वह अतिरिक्त बाह्य दाब, यानी बाहर से लगाया जाने वाला दाब, जो विलायक के अणुओं का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की तरफ होने वाले गमन को रोक दे और तल में क्या कर दे, साम्य स्थापित कर दे, वापस से बैलेंस कर दे। तो वो दाब क्या कहलाएगा, आपका परासरण दाब। और परासरण दाब को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? पाई से। तो यहां तक मैं डेफिनेशन को लिखता हूं, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे बच्चों, देखना आप। हाँ जी, चलिए देखिए क्या लिखेंगे, सुनिए आप क्या कहेंगे, वह अतिरिक्त बाह्य दाब, अतिरिक्त अतिरिक्त बाह्य दाब, वह अतिरिक्त बाह्य दाब जो कि एसपीएम मीन्स अर्धपारगम झिल्ली से होने वाले विलायक के अणुओं का, अर्धपारगम झिल्ली से होने वाले विलायक के अणुओं का गमन रोक दे। गमन क्या कर दे, रोक दे, गमन रोक दे, तथा तल में साम्य स्थापित कर दे, तल में साम्य स्थापित कर दे।
तल में क्या कर दे, साम्य स्थापित कर दे, स्थापित कर दे, तल में साम्य स्थापित कर दे, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, जिसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। जिसे किससे? पाई से प्रदर्शित करते हैं। जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? पाई से। जिसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? पाई से प्रदर्शित करते हैं। ये लो, किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? पाई से। अब सुनिए आगे की बात। जिसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, एक साइंटिस्ट था, कौन? वन टॉप। कौन सा हाफ? वन टॉप। क्या नाम था इसका? वन टॉप। इस वन टॉप ने क्या किया कि जो अत्यंत अणु विलयन थे उनके व्यवहार को आदर्श गैस की भांति माना। किसकी भांति? आदर्श गैस के जैसा माना। और आदर्श गैस का जो दाब है पी, उसकी तुलना किससे कर दी? तनु विलयन के परासरण दाब से। और जो आदर्श गैस समीकरण चलता है गैसों के लिए, कौन सा? पीवी इजकल टू एनआरटी। उसको विलयनों के लिए क्या कर दिया इसने? रूपांतरित कर दिया। कैसे किया? पी की जगह बस इसने पाई ले लिया। भाई पी की तुलना पाई से किया ना, तो क्या हो जाएगा? पाई वी इजकल टू एनआरटी। बस ऐसा इसने क्या दे दिया? एक समीकरण। ठीक है, यानी आदर्श गैस समीकरण पीवी इजकल टू एनआरटी का नाम क्या है? आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। उसको रूपांतरित कर दिया किसके लिए? तनु विलयनों के लिए। तो देखिए क्या लिख सकते हैं अपन यहां से, सुनिए, यहां से लिख सकते हैं अपन क्या? हाँ जी, देखिए क्या लिखेंगे? वन टॉप ने वैज्ञानिक वन टॉप ने बंट हाफ। कौन सा हाफ? बंट हाफ। ऐसे नाम होते हैं ना कि बंट हाफ, विदेशियों की। वैज्ञानिक बंट हाफ ने तनु विलयनों की तनु विलयनों की तनु विलयनों की तनु विलयनों की परासरण दाब की तुलना आदर्श गैसों के दाब से की तथा आदर्श गैस समीकरण को आदर्श गैस समीकरण, कौन सा बच्चों? आदर्श गैस समीकरण को निम्न प्रकार रूपांतरित किया। निम्न प्रकार रूपांतरित किया। निम्न प्रकार रूपांतरित किया। कैसे? देखो,
इसने ऐसे किया पाई वी इजकल टू एनआरटी। क्यों, पीवी बराबर क्या होता है आपके एनआरटी, तो इसने पी की जगह क्या काम में ले लिया पाई, तो पाई वी इजकल टू क्या हो गया एनआरटी। पाई वी इजकल टू क्या हो गया बच्चों एनआरटी। या इसको मैं ऐसा लिख दूं, देखिए आप पाई इजकल टू इस वी को नीचे भेज दूं, तो वी को जैसे ही आप नीचे भेजोगे देखो कैसे होगा ये एनआरटी अपॉन में क्या आएगा आपके वी। पर मैं इसको थोड़ा स्टाइल में लिख दूं, देखो कैसे पाई इजकल टू इस एन के नीचे वी को रख देता हूं, एन बटे वी इंटू क्या चल रहा है आपका आर टी। या देखो इसको मैं ऐसा लिख दूं, कैसा ऐसा पाई इजकल टू इसको मैं बोल देता हूं सी आर टी। इसको क्या बोल दूं बच्चों सी आर टी। अरे पाई इजकल टू क्या बोल दूं मैं सी आर टी, पाई इजकल टू क्या बोल दूं सी आर टी। और ये समीकरण आपको याद रखना है, पाई इजकल टू सी आर टी। ये लो, ये इंपॉर्टेंट समीकरण है आपकी। ये कैसा है बच्चों इंपॉर्टेंट, ये लो ये इंपॉर्टेंट समीकरण है। ये कैसे आया देखो, ये ऐसे आया, देखिए क्या लिख सकते हैं अपन यहां से, C बराबर क्या होगा एन अपॉन वी। C बराबर क्या है एन अपॉन वी। ऐसा कह सकते हैं C बराबर एन अपॉन वी, इसलिए अपन ने क्या कह दिया C बराबर, अरे मतलब एन अपॉन वी बराबर क्या लिख दिया C। और C क्या है यहाँ C कंसंट्रेशन है भैया। C क्या है बच्चों कंसंट्रेशन सांद्रता, और सांद्रता से मतलब है मेरा मोल प्रति लीटर से। मोल प्रति लीटर का मतलब ये मोलरता है, क्या है ये, अरे क्या है बच्चों ये मोलरता, क्या है ये मोलरता। ठीक है, अब देखिए आगे आप सुनिए और आगे की बात, ये हो गया मोलरता। सुनिए आगे की बात आप, चलिए मैं इधर लिख दूं, यहां साइड में लिख दूं नॉट डाल के, ये लो नॉट क्या है सुनिए आप, ये लीजिए नॉट। सुनिए नॉट क्या है, और इस नॉट को भी अपन इसमें लिख देते हैं। चलिए अभी उसको ले लेंगे। देखिए जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं, जो लोग क्या करते हैं ज्यादा नमक खाते हैं या फिर नमकीन भोजन ज्यादा लेते हैं, तो फिर क्या होगा नमकीन भोजन ज्यादा लेंगे तो क्या हुआ, अभी तो कहा आरबीसी को किसमें डालेंगे अपन, अरे ज्यादा सांद्र लवणीय विलयन में डालेंगे तो आरबीसी संकुचित हो जाएगी। तो जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं या नमकीन भोजन लेते हैं तो क्या होगा, अंदर जो आरबीसी है उसके अंदर द्रव है उसकी सांद्रता कम, बाहर सांद्रता ज्यादा, तो उनके शरीर में आरबीसी क्या होगी संकुचित हो जाएगी, यानी आरबीसी का सारा बाल मसाला बाहर आ जाएगा। वो कहां भर जाएगा अंतराकोशिकीय स्थलों में। अंतराकोशिकीय स्थलों का मतलब अरे कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाला स्पेस, उनमें भर जाएगा, जिससे उन लोगों की क्या आ जाएगी शरीर में सूजन आ जाएगी। सूजन का नाम क्या है, उसको हिंदी में तो बोलते हैं सोफ, क्या बोलते हैं सोफ, या इंग्लिश में कहो तो एडिमा। कौन सी माँ, अरे एडिमा, कौन सी माँ एडिमा। तो क्या कहेंगे कि ऐसे लोग जो अधिक नमक लेते हैं या नमकीन भोजन लेते हैं वो सतर्क रहें, क्या रहें सतर्क। क्यों, क्योंकि उनके क्या हो सकता है एडिमा या सोफ हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, जो लोग अधिक नमक का अधिक नमक अथवा नमकीन भोजन लेते हैं, नमकीन भोजन लेते हैं, उनके शरीर में आरबीसी कैसी संकुचित हो जाती है, उनके शरीर में आरबीसी कैसी हो जाती है बच्चों संकुचित हो जाती है, जिससे ये अंतराकोशिक स्थलों में
जल धारण महसूस करते हैं, जल धारण महसूस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? जल धारण महसूस करते हैं, करते हैं, जिससे इनके शरीर में, इनके शरीर में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है बच्चों? सूजन, जिसे क्या कहा जाता है? अरे एडिमा। क्या? एडिमा। कौन सी माँ? एडिमा। या फिर क्या कहते हैं इसको? सोफ। एडिमा, एडिमा या फिर सोफ कहते हैं। एडिमा या सोफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिमा या सोफ कहते हैं। ये लीजिए, तो ये हो गया आपका नॉट, और इस नॉट को मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। देखिए कैसे। हाँ जी, ये लीजिए, ये नॉट आपका बॉक्स में बंद हो गया। हाँ जी, जिसे एडिमा या सोफ कहते हैं। जिसे एडिमा या सोफ कहते हैं। हाँ जी, चलिए, एडिमा या सोफ कहते हैं। ये आपके समझ में आ गया? यहां तक, यहां तक किसी को दिक्कत है? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? तो अब देखिए आप आगे, वही अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं? अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो क्या लिखेंगे अपन? अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए आप, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुनिए आप। हाँ जी, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान देखिए, एक तो हाँ जी, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं। इसको इक्वेशन नंबर आपके फर्स्ट, ये लो, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपके? फर्स्ट। एक देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं, मैं एक सेकंड, और मैं इसकी जगह आपको ऐसे लिख दूं, देखो यहां नीचे लिख दूं, ये लो, ये तो क्या है आपके? इक्वेशन फर्स्ट, ये लीजिए। और इसमें क्या लिख सकते हैं अपन? सी क्या थी आपकी? अरे सी क्या है बच्चों? सी बराबर सांद्रता, और सांद्रता से मतलब है मोलरता।
मोलरता का मतलब मोल प्रति लीटर, ये लो मोल प्रति लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर, ठीक है। अब देखिए आप सुनिए, हाँ ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो अब अपन क्या कहेंगे, देखो तो पाई बराबर सी आर टी, आपको फॉर्मूला एक ही याद रखना है। और सी क्या है, सांद्रता, सांद्रता का मतलब अरे मोलरता, मोलरता का मतलब मोल प्रति लीटर। तो देखो एन क्या है, मोल, और वी क्या है, अरे आयतन, आयतन किसमें ले लिया, लीटर में, तो ये मोल प्रति लीटर ही हो गया ये। तो सी को खोल के लिख दो बस, एन अपॉन वी, और एन क्या है, मोल, मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, बस ऐसे खोलना हमको इसको। तो क्या लिखेंगे अपन, सुनिए, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, सुनिए अब। हाँ जी, देखना क्या लिखेंगे, समीकरण किससे, 1 से, किससे बच्चों, समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 क्या था हमारे पास, पाई इक्वल टू सी आर टी, पाई इक्वल टू क्या है, सी आर टी, सी क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता यानी मोलरता, और मोलरता का मतलब मोल प्रति लीटर। तो अपन कैसे लिख देते हैं, यहां से देखिए, पाई बराबर मोल, और मोल किसके चाहिए हमको, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट कर रहे हैं, मोल किसके चाहिए, विलेय के। तो क्या लिखेंगे अपन, विलेय के मोल तो हम कैसे लिखते आ रहे हैं आज तक, ऐसे लिखते आ रहे हैं, एन ए अपॉन वी, और आगे क्या चल रहा है, देखो आगे चल रहा है आर टी, या मोल को खोल के लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं अपन, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो विलेय के मोल है तो क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो ये कैसे हो जाएगा आपके, देखो पाई इक्वल टू, इसको मैं खोलूंगा तो ये डब्ल्यू ए अपॉन आपके एम ए, और देखो आर टी से मल्टीप्लाई हो रहा है ये लो आर टी, और देखो वी कहाँ रहा, नीचे तो आ रहा वी। तो ये क्या हो गया आपके, अरे ये क्या हो गया बच्चों आपके, ये क्या हो गया, ये आपके फॉर्मूला हो गया किसका, अवाष्पशील विलेय के मोलर द्रव्यमान का। लेकिन हमको करना नहीं है इससे, अरे इससे हमको करना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है हमको, मतलब इससे यानी ये हमको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, हाँ लेकिन याद कब, तब वो अगर ऐसे कह दे कि परासरण दाब की सहायता से अवाष्पशील विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, तब तो आपको सारा काम करना है। बस आपको तो फॉर्मूला एक ही याद रखना है, पाई इक्वल टू सी आर टी, सी को खोल के लिख लो, सी का मतलब सांद्रता यानी मोलरता, मोलरता का मतलब मोल प्रति लीटर, मैंने मोल लिख दिया, नीचे क्या आयतन का मतलब लीटर, बस, और आगे मोल को खोल दिया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान से। हाँ लेकिन देखो इसको समीकरण वो देते हैं, देखो सुनो, ये गलत दे दिया अपन अभी, अभी तो अपन इससे करेंगे, देखो अभी तो अपन को मोलर द्रव्यमान याद करना है ना, मोलर द्रव्यमान कैसे याद करेंगे, सुनिए देखिए, हाँ जी, मोलर द्रव्यमान तो ऐसे याद करेंगे ना, एम ए निकालना है तो एम ए को मैं इधर ले जाऊं, अरे एम ए को मैं इधर ले जाऊं तो देखिए क्या होगा, एम ए बराबर, एम ए को इधर ले जाओ, पाई को कहां ले आओ, नीचे, तो क्या हो जाएगा आपके फॉर्मूला, डब्ल्यू ए इंटू आर इंटू क्या होगा टी अपॉन नीचे पाई इंटू वी, ये लो, ये आपका फॉर्मूला हो गया, फाइनल फॉर्मूला, ये आपका फाइनल क्या हो गया फॉर्मूला, कौन सा बच्चों, फाइनल, देखिए फाइनल फॉर्मूला है आपका ये लो, और ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, मतलब सॉरी, अरे ये आपको याद नहीं रखना, मतलब याद नहीं रखना अलग से, अपन को तो केवल पाई इक्वल टू सीआरटी याद रखना, बस उसको खोल के लिख लेंगे बस जब भी सवाल आएगा। अब अपने तो थ्योरेटिकली इसलिए लिख रहे हैं अपन सब कुछ, नहीं बाकी तो मैं डायरेक्ट ही क्या करता, वो एक ही फॉर्मूला लिखते अपन, बस इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी अपन को। अब देखो क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 की सहायता से, किसकी सहायता से, 2 की सहायता से अवाष्पशील विलेय का, किसका, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, ये लो, ज्ञात किया जा सकता है, ये लीजिए, समीकरण किसकी सहायता से, अरे समीकरण 2 की सहायता से, किसकी सहायता से बच्चों, समीकरण 2 की सहायता से,
ये लो, समीकरण 2 की सहायता से देखिए, हाँ जी, इधर लिख लेता हूं मैं, देखिए आपके लिए। हाँ, सुनिए क्या लिखेंगे अपन, देखिए अब। हाँ जी, इसके बाद लिखेंगे हम एक नॉट। क्या लिखेंगे? नॉट। और वो नॉट क्या है, सुनिए आप। नॉट, नॉट है आपका, देखो, जो कार्बनिक बृहद अणु होते हैं, कार्बनिक बृहद अणु का मतलब बड़े अणु, जैसे प्रोटीन, एंजाइम, बहुलक, ये क्या होते हैं? उच्च अणुभार वाले बड़े अणु होते हैं। तो इनका अणुभार ज्ञात करने के लिए परासरण दाब विधि है ना। कौन सी विधि? ये जो परासरण दाब विधि चल रही है अपनी, ये कैसी है? अच्छी विधि है, उत्तम विधि है। तो हमसे डायरेक्ट पूछता है कि कार्बनिक बृहद अणुओं का अणुभार ज्ञात करने की परासरण दाब विधि उत्तम विधि है। क्यों? क्यों उत्तम विधि है? क्योंकि इसमें क्या करते हैं अपन, एक तो परासरण दाब जो है ना, उसका मापन कमरे के ताप पर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, रूम टेम्परेचर जो आप 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। और दूसरा दूसरा क्या है कि यहाँ पे मोललता के स्थान पर किसको काम में लिया जा रहा है? मोलरता को। किसके स्थान पर? अरे मोललता के स्थान पर किसको काम में लिया जा रहा है बच्चों? अरे मोललता के स्थान पर मोलरता। क्या? मोलरता। ये मोलरता थी, अभी पीछे लिखा था, अरे ये मोलरता थी। ये देखो सी, सांद्रता, सांद्रता का मतलब मोलरता, मोल प्रति लीटर। और मोलरता है ना, अरे कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ना आपकी जितनी भी, उनमें सबसे फेमस कौन सी है? मोलरता। इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि आपने देखा था पीछे क्वथनांक उन्नयन पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? क्वथनांक उन्नयन। तो देखो क्वथनांक उन्नयन में आपको पता होगा फॉर्मूला ऐसा आया था, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम। कहा था मैंने इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम। ऐसे इसमें भी यही आया था आपके हिमांक में, अवनमन में, वही के एफ इंटू एम। तो यहां भी मोललता आ रही थी, तो इसलिए मोललता की जगह मोलरता काम आ रही है। तो मोलरता कैसा है? ज्यादा लोकप्रिय, ज्यादा प्रचलित क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। और दूसरा परासरण दाब का मापन कमरे के ताप पर हो जाता है। इन दो कारणों की वजह से अपन परासरण दाब विधि को कैसी विधि मानते हैं? अच्छी विधि। किसके लिए? जो बड़े अणु है कार्बनिक, उनके लिए। तो नॉट डाल के क्या लिखेंगे अपन, सुनिए। नॉट में मैं लिख देता हूं क्या, कि कार्बनिक, कौन से? कार्बनिक, हाँ जी, कार्बनिक बृहद अणुओं, बृहद का मतलब बड़े, कार्बनिक बृहद अणुओं जैसे, कार्बनिक बृहद अणुओं जैसे प्रोटीन, एंजाइम, बहुलक व बहुलक। ये बहुलक वाला चैप्टर था अपने पहले, अब कोरोना की वजह से इसको हटा रखा है, पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आता ही बहुलक अभी भी है। जो चैप्टर हटा दिए सारे, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अभी भी हैं आपकी, सेकंड ग्रेड में, लेवल असिस्टेंट में, फर्स्ट ग्रेड, कोई सा ग्रेड ले लो आप, ठीक है ना। इसलिए आपको वो तो याद रखनी है। तो कार्बनिक बृहद अणुओं जैसे प्रोटीन, एंजाइम, बहुलक आदि का अणुभार, आप अणुभार बोले या आप क्या बोले, मोलर द्रव्यमान बोले, बात एक ही है। तो अणुभार ज्ञात करने की परासरण दाब विधि उत्तम है या उत्तम विधि है? उत्तम विधि है। क्यों? क्योंकि परासरण दाब का मापन कमरे के ताप पर
ताप पर किया जा सकता है, किया जा सकता है तथा इसमें मोललता के स्थान पर, मोललता के स्थान पर मोलरता पद काम में लिया जाता है, मोलरता पद काम में लिया जाता है, मोलरता पद काम में लिया जाता है, लिया जाता है। ये लो, तो नॉट जितने भी डाले जा रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट काम के हैं। नॉट, नॉट से अब सवाल डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा आपसे, नॉट से सवाल डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये हो गया आपके अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान, और ये नॉट आपको याद रखना है, ये नॉट आपको याद रखना है। ये लो, अब सुनिए आप आगे। अब देखो, हम दो तीन छोटी छोटी टर्म्स पढ़ते हैं कि विलयन की नेचर के आधार पर विलयन तीन प्रकार का है, एक समपराश्रयी विलयन, एक अति पराश्रयी, और एक कैसा है, अल्प पराश्रयी विलयन। इन तीनों को पढ़ लेते हैं, जिससे अपना परासरण फिर एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा उसमें, व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण, जिसको आप आरओ कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। अरे आरओ का पानी पीते हैं ना, वो रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं समपराश्रयी विलयन। देखिए अपनी हेडिंग क्या है, समपराश्रयी, समपराश्रयी, हाँ जी, समपराश्रयी विलयन। कौन सा विलयन है, समपराश्रयी विलयन। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। ये लो आइसोटोनिक, और शॉर्ट में मैं लिख दूं सॉल्यूशन। शॉर्ट में क्या लिख दूं मैं, सॉल्यूशन, हाँ जी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाँ जी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाँ जी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाँ जी, देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सुनिए आप। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सुनिए। हाँ जी, देखिए दो सॉल्यूशन है आपके पास, ऐसे दो क्या है आपके पास, सॉल्यूशन। कैसे, दो सॉल्यूशन है आपके पास, ये लो, एक ये पात्र है, दूसरा पात्र आपके पास ये है, ये लो। देखिए हाँ जी, ये लो। देखिए दो पात्र हैं,
इनमें क्या है आपके सॉल्यूशन। हाँ जी, हाँ जी, देखो एक तो सॉल्यूशन ये है आपकी, मैं ऐसा लिख दूं, ये सॉल्यूशन ए है आपके पास, और एक क्या है आपके पास सॉल्यूशन बी। इसको अपन ने नंबरिंग कर दी ऐसे, एक को ए और एक को क्या कर दी बी। इसका परासरण दाब अपन ने मान लिया क्या है, अरे इसका परासरण दाब क्या है बच्चों पाई 1, और इसका परासरण दाब क्या है पाई 2। यदि क्या हो, यदि तो यदि क्या हो पाई 1 बराबर पाई 2 हो, यदि पाई 1 बराबर क्या हो पाई 2 हो, तो दोनों विलयन समपराश्री कहलाएंगे। कैसे समपराश्री, कैसे बच्चों समपराश्री। तो दोनों विलयन कैसे कहलाएंगे, समपराश्री विलयन कहलाते हैं। कौन से विलयन कहलाते हैं बच्चों, ये समपराश्री विलयन कहलाते हैं। अब सुनिए, देखिए काम की बात, मैं ऐसा कह दूं अपने पास पाइजकल टू सीआरटी फॉर्मूला था, यानी पाइजकल टू सीआरटी से क्या कह सकते हैं अपन, सुनना, पाई 1 बराबर क्या होगा, पाई 1 बराबर इसकी कंसंट्रेशन, और आर तो देखो कांस्टेंट है, और टेम्परेचर क्या होगा T1, क्या होगा T1। ऐसे इसके लिए क्या होगा पाई 2 बराबर क्या होगा, पाई 2 बराबर C2R, और ये T2। बताओ हो गया नहीं होगा, पाई 2 इजकल टू C2R T2। और चूंकि हमको पता है, चूंकि हाँ जी, तो चूंकि समपराश्री समपराश्री चूंकि समपराश्री विलयन के लिए क्या कह रहे हैं अपन, समपराश्री विलयन के लिए, विलयन के लिए क्या कह रहे हैं अपन, पाई 1 बराबर क्या होगा पाई 2, पाई 1 बराबर क्या होगा पाई 2। इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे लो, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे लो, तो क्या होगा समीकरण 1 और 2 से क्या कहेंगे अपन, समीकरण 1 व 2 से बताना, पाई 1 बराबर पाई 2 है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड को क्या लिख सकते हैं बराबर, तो क्या कहेंगे अपन कि C1R T1 बराबर क्या होगा बच्चों, अरे C2R T2, C1R T1 बराबर C2R T2। अब देखो R तो कांस्टेंट है, अरे R तो गैस कांस्टेंट है, गैस स्थिरांक। अब यदि मैं T1 और T2 को बराबर कर दूं, यानी टेम्परेचर को सेम रख लूं, समान ताप रख लूं, तो फिर क्या होगा C1 बराबर क्या हो जाएगा C2। तो क्या कहेंगे जब T बराबर कैसा हो, अरे जब T बराबर कैसा हो बच्चों कांस्टेंट, क्या लिखेंगे जब हाँ जी, जब T बराबर कैसा हो कांस्टेंट, ये लो, जब हाँ जी, क्या लिखेंगे जब हाँ जी, देखिए जब T कैसा हो आपका कांस्टेंट, जब T बराबर कैसा हो कांस्टेंट, T बराबर कैसा हो कांस्टेंट, T बराबर कांस्टेंट, T बराबर क्या हो, अरे कांस्टेंट हो, तो क्या कह सकते हैं C1 बराबर
C2। अरे C1 बराबर क्या कहेंगे हम, C2। जब T कैसा हो बच्चों, कांस्टेंट, तो T1 T2 कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट, R कांस्टेंट चल ही रहा है, तो C1 बराबर क्या हो गया आपके, C2। अरे C1 बराबर क्या हो गया आपके, C2। ये लो, तो C1 बराबर क्या हो गया आपके, C2। हाँ जी, C1 बराबर क्या हो गया आपके, C2। हाँ जी, C1 बराबर क्या होगा आपके, C2। ये C1 बराबर क्या हो गया, C2। तो क्या कहेंगे अपन कि एक निश्चित ताप पर कैसे विलयन, समपराश्री विलयनों की सांद्रता कैसी होती है, समान। तो क्या कंक्लूजन निकलेगा कि एक निश्चित ताप पर समपराश्री विलयनों की सांद्रता कैसी होती है, बराबर। सांद्रता बराबर होती है। अरे सांद्रता कैसी होती है बच्चों, बराबर। ये लो, तो एक निश्चित ताप पर समपराश्री विलयनों की सांद्रता कैसी होती है, समान। तो ये तो बात होगी किसकी, समपराश्री विलयन की। और चाहे तो अपन सांद्रता को खोल के लिख लेंगे, वही N/V। अरे C1 बराबर C2 है ना, C बराबर क्या होगा, N/V, यानी मोल अपॉन आयतन। अब आयतन तो कुछ नहीं दे, तो दोनों का क्या मानेंगे, समान। तो एक तरीके से हमको ऐसा सवाल पूछ लेगा आपसे, कैसा, देखो एक सवाल लिखता हूं। ये सवाल क्या, पहले अपन वो लिख लेते हैं, थ्योरी लिख लेते हैं, फिर सवाल को लिख लेंगे, ठीक है ना। दूसरा कौन सा, देखो समपराश्री हो गया आपके। दूसरा कौन सा है आपके, अरे दूसरा सॉल्यूशन है बच्चों आपके अतिपराश्री। कौन सा, ये फर्स्ट हो गया आपके समपराश्री, एक मिनट, हाँ ये समपराश्री हो गया आपके। कौन सा, समपराश्री। हाँ जी, ये कौन सा हो गया आपके, समपराश्री। अब कौन सा लिख रहे हैं अपन, अल्पपराश्री। कौन सा, अल्पपराश्री। अल्पपराश्री विलयन। और इस अल्पपराश्री विलयन को हम क्या बोलते हैं, अरे इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। कौन सा बच्चों, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया ये आपका। कौन सा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा है बच्चों ये, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये लो, इसका मतलब क्या कहेंगे अपन, देखिए वही पहले की तरह, तो दो विलयन है वही आपके पास। ये लो, एक सॉल्यूशन ये रहा और दूसरा ये रहा आपके पास, ठीक है। देखिए, हाँ जी, ये लो, हाँ जी। देखिए दो पात्र हैं आपके पास और इनमें सॉल्यूशन है। जैसे मान लो, हाँ जी, देखिए ये लो, हाँ जी, देखो एक सॉल्यूशन ये है आपके पास। ये लो, ये सॉल्यूशन वही ए कह दिया मैंने इसको, और इसको क्या कह दिया, सॉल्यूशन। अरे इसको क्या कह दिया बच्चों, सॉल्यूशन बी, ठीक है। इसका परासरण दाब देखो आप, हाँ जी, इसका परासरण दाब वही अपन ने क्या कह दिया, पाई 1, और इसका क्या कह दिया, पाई 2। अब मान लो अपन ऐसा कह दें कि पाई 1 जो है, अरे वो लेसर देन है किससे, पाई 2 से।
पाई 1 कैसा है, लेसर देन है किससे, पाई 2 से, ये कम है इससे। इसका मतलब ये ए विलियन है, बी की तुलना में क्या रख रहा है, कम परासरण दाब रख रहा है, और कम को क्या बोलते हैं, अल्प, तो नाम क्या हो गया इसका, अल्प पराश्रयी विलियन। तो क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ए अल्प पराश्रयी विलियन है। कैसा, अल्प पराश्रयी विलियन है। कौन सा विलियन है बच्चों, अल्प पराश्रयी विलियन है। अरे सॉल्यूशन ए कैसा है आपकी, अल्प पराश्रयी विलियन। कौन सा है बच्चों, अल्प पराश्रयी विलियन। सॉल्यूशन ए कैसा है आपके, अल्प पराश्रयी विलियन। ठीक है, सॉल्यूशन ए कैसा है आपके, अल्प पराश्रयी विलियन। अब सुनिए आप, इसका मतलब इसी का देखो एक नाम और है, इसी का एक नाम ये भी है, देखो क्या, अल्प पराश्रयी विलियन, या इसी को ही हम अधो पराश्रयी विलियन भी कह देते हैं। ये लो, अल्प बोल दो या अधो पराश्रयी, कौन सा बच्चों, अधो पराश्रयी विलियन भी कहते हैं इसको, विलियन भी कहते हैं। ये लो, इसको हम कौन सा विलियन कहते हैं, अधो पराश्रयी विलियन भी कहते हैं। चलो तो मैं इसको दोबारा से लिखता हूं, एक मिनट, ये थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है, एक सेकंड। कौन सा विलियन बच्चों, तो क्या लिखेंगे अपन, सॉल्यूशन ए क्या है, अल्प पराश्रयी, कैसा, अल्प पराश्रयी विलियन है, विलियन है, विलियन है। कैसा है बच्चों, अल्प पराश्रयी विलियन है। कौन सा, सॉल्यूशन ए। ठीक है, चलिए देखिए, ये लो, समपराश्रयी विलियन। हाँ जी बच्चों, तो ये हो गया आपके कौन सा, समपराश्रयी विलियन, और एक अल्पपराश्रयी विलियन। अब एक रह रहा है अति पराश्रयी विलियन, छोटा सा, इतना सही बस, और फिर इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन, और फिर एक व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण पढ़ेंगे, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आएगा असमान अनुभार, फिर एक बांटाप गुणांक, यानी 2 क्लास और मान लो इसमें खींच के, 2 क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वैसे अपने सब्सक्राइबर वगैरह सब कुछ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 694 सब्सक्राइबर हो गए अपने अब तक। ठीक है ना, और अपन जल्दी कल तक हो सकता है 700 हो जाए अपने। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अपना परिवार लगातार बड़ा होता जा रहा है, और जल्दी अपन फिर लाइव क्लास की तरफ आएंगे, जिससे आप लाइव इंटरेक्ट हो सकें। ठीक है, ओके, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि।